नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर हमले की कोशिश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वकील राकेश किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अगर उसका नाम असद होता तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती। ओवैसी ने मोदी सरकार पर धर्म के आधार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार और भाजपा ने लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि किशोर ने सनातन धर्म का अपमान करने और न्यायालय की आलोचना करने वाले नारे लगाए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ओवैसी ने इसे 2023 की घटना से तुलना करते हुए कहा कि उस समय गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई थी। उन्होंने दलित और मुसलमान समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि संविधान और अम्बेडकरवादी विचारधारा का पालन करने वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पर 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2008 में जब मुंबई पर आतंकियों ने हमला किया, तब कांग्रेस सरकार ने विदेशी दबाव में भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि उस समय ऐसा फैसला किसने किया और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवाद को मजबूत किया और देश को बार बार अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके पहले कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय दुनिया भर से दबाव था कि भारत कोई कार्रवाई ना करे। उस समय शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री थे और बाद में चिदम्बरम ने पद संभाला। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा समूह में आंतरिक अस्थिरता की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार टाटा ट्रस्ट के 4 ट्रस्टियों के समूह ने सुपर बोर्ड के रूप में काम करने की कोशिश की, जिससे चेयरमैन नोएला टाटा के अधिकार चुनौती में आए। इस स्थिति को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डेरियस खनबाटा के साथ बैठक की। सरकार ने ट्रस्ट के नेतृत्व को निर्देश दिया कि वे आंतरिक मतभेदों को तुरंत सुलझाएं और टाटा समूह में स्थिरता बहाल करें। रिपोर्ट के अनुसार मतभेद रतन टाटा के निधन के बाद गहरा गया था और बोर्ड की पुनर्नियुक्तियों को लेकर ट्रस्टियों के बीच टकराव बढ़ गया। बाजार और सरकार दोनों की नजर टाटा ट्रस्ट पर है। समूह से अपेक्षा की जा रही है कि वे जल्द से जल्द स्थिरता बहाल करें और समूह की विरासत को सुरक्षित रखें। हरियाणा में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा ने पार्टी में आपसी गुटबाजी और महत्वाकांक्षाओं को उजागर कर दिया है। 5 अक्टूबर को जिंद जिले के नरवाना विधानसभा के दनौदा में बृजेंद्र सिंह ने यह यात्रा शुरू की, लेकिन प्रदेश के बड़े नेताओं और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद शामिल नहीं हुए। हरिप्रसाद ने इसे व्यक्तिगत यात्रा बताया और कहा कि पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य भाजपा के सामाजिक और जातीय विभाजन को रोकने और कांग्रेस में विश्वास बहाल करना बताया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए। राव नरेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस का आधिकारिक अभियान बताया। प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर है और 3 बार लगातार हारने के बाद आपसी गुटबाजी और महत्वाकांक्षाओं ने पार्टी की स्थिति को और कमजोर किया है। बृजेंद्र सिंह ने यात्रा को ईमानदार प्रयास और राजनीतिक लाभ से अलग बताया। ब्रिटेन के सांसद और छाया न्याय सचिव रॉबर्ट जेनरिक ने बर्मिंघम में हैंड्सवर्थ इलाके को झुग्गी बस्ती जैसा बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। इस इलाके में मुख्यतः भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं। जेनरिक ने कहा कि यह वह जगह नहीं है जहां वे रहना चाहेंगे और उन्होंने अपने इस बयान का बचाव किया, यह कहते हुए कि कुछ हिस्से बड़े पैमाने पर अलग थलग हैं और उन पर चर्चा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। पार्टी नेता केमी बेडेनोच ने उनका समर्थन किया, लेकिन कई स्थानीय नेता और बर्मिंघम के बिशप माइकल पोलैंड ने इस टिप्पणी की निंदा की और कहा कि यह विभाजन पैदा कर सकती है। जेनरिक की टिप्पणी ब्रिटेन में अति दक्षिणपंथी विचारधारा और आव्रजन विरोधी रुझानों के बीच आई है, जहां रिफॉर्म यूके, पैट्रियोटिक अल्टरनेटिव और होमलैंड पार्टी जैसी पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ रही है और टॉमी रॉबिन्सन जैसे नेता रैलियां आयोजित कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने 8 अक्टूबर को अपनी पहली भारत यात्रा की शुरुआत की और मुंबई पहुंचकर कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास के लिए लॉन्च पैड है। उन्होंने कहा कि भारत 2028 तक
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और यह समझौता व्यापार को तेज और सस्ता बनाएगा। स्टारमर अपने 135 व्यापारिक नेताओं और विश्वविद्यालय कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। वह 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय संबंध और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन भारत FTA से ब्रिटिश कंपनियों को भारत में शुल्क कम, औसत 15% से 3% करके व्यापार आसान होगा और विस्की, शीतल पेय, कार और चिकित्सा उपकरण जैसे उत्पादों पर लाभ मिलेगा। यात्रा के दौरान स्टारमर ने यशराज फिल्म्स स्टूडियो का दौरा किया और फुटबॉल शोकेस कार्यक्रम में भाग लिया। उनका उद्देश्य सांस्कृतिक और खेल कूटनीति को भी बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अक्टूबर को कोलकाता हवाई अड्डे पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लागू करने में चुनाव आयोग शाह के निर्देशों का पालन कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह के सभी कार्यों से वाकिफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमित शाह एक दिन जिन्होंने 18वीं सदी में प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। मुख्यमंत्री का यह बयान चुनाव आयोग, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है। गीतांजलि अंगमो ने 8 अक्टूबर को बताया कि उन्होंने अपने पति और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में मुलाकात की। वांगचुक को 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। अंगमो ने कहा कि वांगचुक की कानूनी टीम ने हिरासत आदेश हासिल कर लिया है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने अपने पति के साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की और समर्थन देने वालों को धन्यवाद किया। वहीं सोनम वांगचुक ने जेल में कहा कि पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक यह जांच पूरी नहीं होती वह जेल में रहने को तैयार हैं। उनके भाई सेतन दोरजे ने भी जेल में उनसे मुलाकात की। बता दें कि गीतांजलि अंगमो ने वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। गीतांजलि अंगमो ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि आज सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई और उन्हें नजरबंदी का आदेश मिला, जिसे हम चुनौती देंगे। उनका हौसला अडिग है, उनकी प्रतिबद्धता अटल है, उनका धैर्य बरकरार है। वह सभी के समर्थन और एकजुटता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए ताकि उसे मान्यता प्राप्त हो सके। मांझी ने बताया कि उनकी पार्टी बिहार की NDA सरकार का हिस्सा है और वर्तमान में उसके 4 विधायक हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद भी NDA और मांझी की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मांझी ने कहा कि लोकसभा में उन्हें 2 से 3 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, लेकिन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। मांझी ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे कुछ लोग सीट शेयरिंग के संकेत के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखें और कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। राज्य में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें उत्तर बिहार की 140 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि यहां 58% सीटें और राज्य की 70% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। पिछले चुनावों में NDA ने उत्तर बिहार में 140 में से 86 सीटें जीती थी, जबकि सीमांचल में AIMIM की मौजूदगी ने विपक्षी वोट बंटने से NDA को लाभ दिया। दक्षिण बिहार में महागठबंधन ने 103 में से 61 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में NDA ने अपनी बढ़त और मजबूत करते हुए उत्तर बिहार में 116 सीटों पर बढ़त बनाई। 2025 में महागठबंधन को तिरहुत और दरभंगा में जीत के बिना NDA को हराना मुश्किल होगा। महागठबंधन को जातिगत और मुस्लिम वोट समीकरणों की बजाय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम और AIMIM की सीमांचल में उपस्थिति महागठबंधन के लिए चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि मुदानी की पीली दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में भारत ने 67 लाख टन से अधिक दालें आयात की, जिनमें लगभग 30 लाख टन पीली मटर थी।
पीली मटर पर आयात शुल्क नहीं होने के कारण यह दाल घरेलू दालों की तुलना में आधी कीमत पर बाजार में पहुंच रही है। आयातित मटर की कीमत 3500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि घरेलू दालों का MSP 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल है। इस सस्ते आयात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। वहीं पीली मटर का सबसे बड़ा आयातक अडानी समूह को फायदा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर पर 50% कस्टम ड्यूटी अस्थायी रूप से समाप्त कर दी थी और अब यह छूट मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि किसान और संस्थान इसे रोकने की सलाह दे चुके थे। जयराम रमेश ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि मोदानी निर्भर भारत बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिप से कम 19 बच्चों की मौत के मामले में जवाबदेही तय करना जरूरी है। यह केंद्र और तमिलनाडु के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है। तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि प्रशासन केंद्रीय एजेंसियों की सिफारिशों के बावजूद कार्रवाई में विफल रहा। इस सिरप को बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स में 350 से अधिक उल्लंघन पाए गए, जिसमें अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां, जंग लगे उपकरण और गैर फार्मा ग्रेड रसायनों का इस्तेमाल शामिल था। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, उत्पादन बंद करने का आदेश दिया और 1 अक्टूबर से इस सिरप पर प्रतिबंध लगाया। 7 अक्टूबर को आपराधिक कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किया गया। राज्य में नकली दवाओं के 290 मामलों की 15 दिन में जांच की जाएगी, जबकि एक अधिकारी को जांच फाइलें रोकने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.